हाय गाइस एंड वेलकम टू द स्टडी आईक्यू। आज हमारा टॉपिक है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक अकेला मैथ्स का ऐसा चैप्टर है जो 10th क्लास तक नहीं था, 10th के बाद मैथ्स में आया था। भाई सबने 10th की है, 10th क्लास तक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ाया जाता था। जो सीबीएसई का सिलेबस है उसमें 11th से परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन स्टार्ट हुआ था। बट डोंट वरी, जिन्होंने 10th के बाद मैथ्स नहीं पढ़ा है उनके लिए आज की क्लास काफ़ी ईजी रहेगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी। बिकॉज आई वोंट यूज द फॉर्मूलाज, मैं फॉर्मूलाज यूज नहीं करूंगा। इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, हर एक क्वेश्चन का एक अलग से फॉर्मूला तैयार करके जो है बुक्स में डाला गया है या ऑनलाइन दिया गया है। बट आई वोंट टीच विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूलाज। ठीक है, तो एक बार स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू मीन बाय परमुटेशन? तो पहले हम स्टार्ट करेंगे परमुटेशन। तो परमुटेशन का मतलब क्या हो गया? अरेंजमेंट। कितने तरीकों से मैं परम्यूट कर सकता हूं। भाई लेट सपोज मेरे पास ब्लू बॉल है, आपके पास जो है ग्रीन बॉल है। तो एक तरीका तो ये है कि मेरे पास ब्लू है, आपके पास ग्रीन है। दूसरा तरीका क्या बन जाएगा? भी मैं आपसे ग्रीन ले लेता हूं और ब्लू आपको दे देता हूं। तो एक मैं रीअरेंज कर सकता हूं ना। मतलब एक तरीका ऐसे भी बन सकता है कि मेरे पास रेड, आपके पास ग्रीन, या एक तरीका ऐसे भी बन सकता है कि मेरे पास ग्रीन और आपके पास रेड। तो दिस इज द परमुटेशन। इन हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज द थिंग्स। तो अरेंजमेंट इज लाइक अ परमुटेशन। मैं कितने तरीकों से चीजों को अरेंज कर सकता हूं। भाई बॉल्स का जो है भाई डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता हूं। लेट सपोज 3 बंदे हैं, ब्लैक, व्हाइट एंड ग्रीन, भाई 3 तरह की बॉल्स हैं, तो वो एक्सचेंज कर सकते हैं ना आपस में। तो एक्सचेंजमेंट या अरेंजमेंट, तो इस चीज को मैं क्या कहता हूं? इट इज ऑल लाइक अ परमुटेशन। ठीक है, तो एक बेसिक से एग्जांपल से मैं स्टार्ट करता हूं। लेट सपोज एक रेस है, रेस में 3 लोग भाग रहे हैं, ए, बी एंड सी। तो फर्स्ट कोई आएगा, भी सेकंड कोई आएगा और थर्ड कोई आएगा। तो कितने तरीकों से मैं पहली 3 पोजीशन को डिसाइड कर सकता हूं? बट जो मेरा क्वेश्चन है वो क्या है? इन हाउ मेनी वेज आई कैन डिसाइड फर्स्ट 3 पोजीशंस। तो फर्स्ट 3 पोजीशंस का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट 3 पोजीशंस का मतलब हुआ कि पहले पे कौन आ सकता है, दूसरे पे कौन आ सकता है, भी तीसरे पे कौन आ सकता है। तो जो ट्रेडिशनल वे है मैं एक बार उससे आपको बता देता हूं। भी पहले पे ए डाल देते हैं। लेट सपोज दिस इज फर्स्ट पोजीशन, दिस इज सेकंड पोजीशन एंड दिस इज थर्ड पोजीशन। तो ए बी सी एक कॉम्बिनेशन ये बन सकता है। भी पहले पे ए है, दूसरे पे बी है और तीसरे पे सी है। अब पहले पे जब ए होगा उसके साथ एक और कॉम्बिनेशन तैयार कर सकते हैं जब सेकंड प्लेस पे सी होगा और थर्ड प्लेस पे बी होगा। फाइन, तो ए जब फर्स्ट पोजीशन पर है तो ये 2 कॉम्बिनेशन तैयार हो सकते हैं। तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन में तैयार कर सकता हूं कि कोई भी बंदा किसी भी प्लेस पे आ सकता है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट पोजीशन पे ए आएगा या बी आएगा या सी आएगा, ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है। बट एक पोजीशन पे एक ही बंदा आप जो है उसको प्लॉट कर सकते हो। एक और केस बना लेते हैं। एक केस बन जाएगा बी ए सी, एक केस बन जाएगा बी सी ए, और इसी तरीके से सी के साथ भी 2 केस बन जाएंगे। सी ए बी हो गया और सी बी ए हो गया। तो दीज आर द 6, यानी कि आंसर क्या हो गया? इन हाउ मेनी वेज आई कैन अरेंज देम। मैं कितने तरीकों से इनकी जो फर्स्ट 3 पोजीशन है उनको डिसाइड कर सकता हूं। आंसर इज 6 पोजीशन, मतलब 6 वेज। आंसर क्या बन गया? 6 वेज। इसका शॉर्टकट क्या बन सकता है? लुक, जो परमुटेशन है इट इज ऑल अबाउट चॉइसेस। एक चीज ध्यान रखना, भी मैं हार्ड से हार्ड क्वेश्चन में भी यही चीज यूज करूंगा, चॉइसेस। भाई मेरे हाथ में कितनी चॉइसेस हैं, या मैं इस प्लेस को कितने तरीकों से फिल कर सकता हूं। भाई मैं आपको एक ही चीज पढ़ाऊंगा इस पूरे चैप्टर में, या जो भी क्लास बनेगी 20 मिनट की 30 मिनट की, मैं उसमें एक ही चीज आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, कि चॉइसेस कितनी है आपके हाथ में। अगर मैं ये फर्स्ट पोजीशन मान लेते हैं, ये सेकंड पोजीशन है और ये थर्ड पोजीशन है, भाई बंदे 3 हैं एबीसी, तो कितने तरीकों से मैं पहली प्लेस को भर सकता हूं। भाई अगर मैं आपसे बेसिक सा क्वेश्चन पूछता हूं, मैं कितने तरीकों से पहली प्लेस को भर सकता हूं। भाई पहली प्लेस पे ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है। तो पहली प्लेस के लिए मेरे हाथ में चॉइसेस कितनी है? 3 चॉइसेस हैं। देन सेकंड प्लेस पे आओ। अब जो पहली प्लेस पे आ चुका है मैं उसको सेकंड प्लेस पे तो नहीं बैठा पाऊंगा ना भाई। अगर पहली प्लेस पे ए आ गया तो सेकंड प्लेस पे भी ए आ जाए, डेट वोंट बी द पॉसिबल केस। तो जो पहली प्लेस पे बंदा आ चुका है उसके अलावा जो 2 बंदे बचे हैं वो दोनों में से कोई भी आ सकता है सेकंड प्लेस पे। तो 2 चॉइसेस है मेरे पास सेकंड प्लेस के लिए। इसी तरीके से थर्ड प्लेस के लिए चॉइसेस बचेगी। हमेशा चॉइसेस आपको नीचे की तरफ लिखनी है और चॉइसेस को ऑलवेज मल्टीप्लाई, हमेशा प्रोडक्ट करना है चॉइसेस का, कभी भी प्लस माइनस नहीं करना है, ऑलवेज मल्टीप्लाई। क्योंकि 3 तरीकों से पहली भर सकते हैं, फिर 2 तरीकों से दूसरी भर सकते हैं, फिर एक तरीके से तीसरी भर सकते हैं। तो यहां से भी आंसर क्या आ जाएगा? 6 वेज। मैं 6 तरीकों से जो है पोजीशन डिसाइड कर सकता हूं कि पहले पे कौन आएगा, दूसरे पे कौन आएगा और तीसरे पे कौन आएगा। इट इज ऑल, मतलब जो भी गेम है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, इट इज ऑल अबाउट चॉइसेस इन द हैंड। मेरे हाथ में चॉइसेस कितनी है इस पर्टिकुलर प्लेस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं।
ठीक है, आपके एग्जाम में ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि हाउ मेनी 3 डिजिट आर पॉसिबल या हाउ मेनी 4 डिजिट्स आर पॉसिबल। ठीक है, तो हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल विद द डिजिट 1 2 3 4 5 6, मतलब जो 7 है उसका यूज आप नहीं कर सकते हो, 8 का यूज नहीं कर सकते हो, 9 का यूज नहीं कर सकते हो, एंड यू ऑल्सो कांट यूज द 0। ठीक है, तो यहां पे जो है एक चीज आपको ध्यान रखनी है, दो तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, डिजिट कैन बी रिपीटेड एंड डिजिट कैन नॉट बी रिपीटेड। मतलब सबसे पहले 3 डिजिट का नंबर बना लेते हैं, दीज आर द 3 प्लेसेस, तो 3 प्लेसेस मेरे को भरनी है। तो फर्स्ट केस क्या बोलता है, डिजिट कैन बी रिपीटेड का मतलब क्या हो गया कि आप जो डिजिट यूज करोगे उसको दोबारा यूज कर सकते हो। लेट्स सपोज अगर मैंने 1 जो नंबर है वो मैंने यहां पे डाल दिया, तो 1 दोबारा भी आ सकता है। 2 अगर आपने 2 जो है 2 प्लेस पे भी आ सकता है, 1 प्लेस पे भी आ सकता है, तीनों की तीनों प्लेसेस पे 2 नंबर आ सकता है। और सेकंड केस का मतलब क्या हो गया, डिजिट कैन नॉट बी रिपीटेड, अगर आपने एक कोई नंबर है जो कहीं पे यूज कर लिया है, आप उसका दोबारा यूज नहीं कर सकते हो। भाई दोनों केसेस आपको समझ में आए ना, पहले केस में डिजिट कैन बी रिपीटेड और दूसरे केस में डिजिट कैन नॉट बी रिपीटेड, डिजिट जो है वो रिपीट नहीं हो सकती है। ठीक है, तो अगर मैं पहले वाले का आंसर आपसे पूछता हूं, डिजिट कैन बी रिपीटेड, भाई डिजिट को आप यूज कर सकते हो, मतलब उसको रिपीट कर सकते हो, तो पहली प्लेस के लिए चॉइस कितनी है, चॉइसेस हमेशा डाउनवर्ड। तो पहली प्लेस के लिए मेरे पास चॉइस है भाई 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6, तो मैं 6 तरीकों से पहली प्लेस को भर सकता हूं। फाइन, भाई एक चीज समझ में आई, फर्स्ट प्लेस के लिए मेरे पास चॉइसेस कितनी है, 6 चॉइसेस है। देन सेकंड प्लेस पे आओ, सेकंड प्लेस के लिए चॉइसेस कितनी बची है, बट डिजिट कैन बी रिपीटेड, मतलब फर्स्ट केस समझा रहा हूं, डिजिट जो है वो रिपीट हो सकती हैं, तो रिपीट हो सकती हैं तो मेरी एक भी चॉइस खराब नहीं हुई ना, मतलब 6 के 6 नंबर आप यहां पे दोबारा पुट कर सकते हो। चीज समझ में आई या नहीं आई? भाई लेट सपोज अगर मैंने यहां पे 2 डाल दिया होता तो मैं 2 को दोबारा यूज कर सकता हूं ना, भाई ऐसा तो नहीं है ना 2 खराब हुआ है, एक भी नंबर खराब नहीं हुआ, तो यहां पे 2 दोबारा आ सकता था, तो यहां पे 6 के 6 नंबर दोबारा आ सकते हैं। तो तीसरी प्लेस के लिए भी सेम चीज है, 6 के 6 नंबर आप दोबारा डाल सकते हो, तो आंसर क्या हो गया, 6 की पावर 3। आंसर इज 216 इज द राइट आंसर। डिजिट कैन बी रिपीटेड, आंसर इज व्हाट, 216। ठीक है, एक बार सेकंड केस देखते हैं सेम क्वेश्चन का। सेकंड केस में उसने क्या दिया है, डिजिट कैन नॉट बी रिपीटेड, इजी है, सबको आंसर मिल चुका होगा, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। डिजिट कैन नॉट बी रिपीटेड, डिजिट जो है वो रिपीट नहीं हो सकती है। नाउ दिस इज द काइंड ऑफ रेस वाला क्वेश्चन जो मैंने जो डेमो आपको दिया था, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताया था, जो रेस वाला क्वेश्चन था, वो इसी तरीके का है। कभी भी अगर वो बंदों की बात करता है, ठीक है, बंदे कभी भी रिपीट नहीं कर सकते हैं, मतलब लेट सपोज ए अगर पहली प्लेस पे बैठ गया तो ए दूसरी प्लेस पे एक बारी में नहीं आ सकता है, मतलब या तो वो पहली प्लेस पे बैठेगा या फिर दूसरी पे बैठेगा या फिर तीसरी पे बैठेगा। नंबर रिपीट कर सकते हैं, अल्फाबेट से रिपीट कर सकते हैं, जो पर्सन्स होंगे वो कभी भी रिपीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, डिजिट कैन नॉट बी रिपीटेड, तो यहां पे अगर मैं पूछता हूं आपसे पहली प्लेस पे चॉइस कितनी है, अभी 6 की 6 है, भाई कोई भी नंबर डाल दो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो 6 के 6 नंबर यहां पे आ सकते हैं। अगर मैं सेकंड प्लेस के लिए आपसे चॉइसेस पूछता हूं, सबका आंसर आ चुका है, आई नो दैट, तो यहां पे जो नंबर यहां पे खराब हुआ था उसको आप दोबारा रिपीट नहीं कर सकते हो ना। यहां पे 6 लिखने का मतलब क्या है, दिस इज, ये वाला 6 नहीं है, अभी ये डोंट गेट कंफ्यूज, बच्चे इस चीज में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, अक्सर कंफ्यूज होते हैं। ये 6 चॉइसेस हैं, मैं 6 तरीकों से इस प्लेस को भर सकता हूं, ये जो है इसका मतलब है। ठीक है, इस 6 का मतलब क्या है, मैं 6 तरीकों से इस प्लेस को भर सकता हूं। अब जो मैंने नंबर यहां पे डाला है मैं उसको दोबारा रिपीट नहीं कर सकता था, तो टोटल चॉइसेस मेरे पास 6 थी, जिसमें से एक नंबर खराब हुआ है, तो टोटल चॉइसेस बची है सेकंड प्लेस के लिए 5 चॉइसेस। इसी तरीके से थर्ड के लिए बच जाएगी 4 चॉइसेस। तो आंसर क्या मिला भाई, आंसर मिल जाएगा 120 वेज, यानी कि 120 नंबर्स बन सकते हैं। अगर डिजिट रिपीट नहीं करानी है, डिजिट रिपीट करानी है तो 216 नंबर बन सकते हैं। तो ये बेसिक से समझ में आया, अभी इस पे हार्ड क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, हार्ड क्वेश्चन भी आपको कराए जाएंगे, अभी मैं जस्ट बेसिक बता रहा हूं कि रिपीटेड का मतलब क्या होता है और नॉन रिपीटेड का मतलब क्या होता है। ठीक है, ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर, उसने पूछा हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर, तो 5 प्लेस बना लेते हैं। डिजिट कैन बी रिपीटेड, तो यहां पे बहुत ध्यान से, ठीक है, जो ऑप्शंस दिए हैं कौन कौन से दिए हैं, जो आपको चॉइसेस दी हैं वो कौन कौन सी दी है, 0 1 2 5 7 3। टोटल चॉइसेस आपके पास कितनी है, भी 3 यहां पर है, 4 यहां पर है, मतलब 3 और 3 6 है, मतलब टोटल चॉइसेस आपके पास 6 है। अब एक चीज ध्यान से सुनना, डिजिट कैन बी रिपीटेड, तो फर्स्ट केस में आपको बता देता हूं, फर्स्ट प्लेस के लिए चॉइस कितनी है। अगर आपका आंसर आया है 6 तो आप गलत हो, बिकॉज 0 फर्स्ट प्लेस पे नहीं आ सकता है। नाउ मैंने एक 0 ऐड जो है करा था ऑप्शंस में, तो 0 कैन नॉट बी ऑन द फर्स्ट प्लेस, 0 कभी भी फर्स्ट प्लेस पे नहीं आ सकता है। अगर मैं बोलता हूं 0 1 2, तो दिस इज व्हाट, दिस इज अल्टीमेटली 1 2, दिस इज 12, दिस इज नॉट 0 12।
दिस इज अ 2 डिजिट नंबर, नॉट 3 डिजिट नंबर। तो इसी तरीके से 0 जो है कभी भी फर्स्ट प्लेस पे नहीं आ सकता है। तो पहली प्लेस के लिए मेरे पास चॉइसेस बची हैं 5, तो पहली प्लेस को मैं 5 तरीकों से भर सकता हूं, दैट्स ऑल। ठीक है, नेक्स्ट प्लेस पे आओ। नेक्स्ट प्लेस पे सारे के सारे नंबर आप डाल सकते हो, बिकॉज केस कौन सा कर रहे हैं, रिपीटेड वाला, डिजिट कैन बी रिपीटेड। केस कर रहे हैं रिपीटेड, तो सारे के सारे नंबर आप सेकंड प्लेस पे डाल सकते हो। तो सेकंड प्लेस के लिए मेरे पास चॉइसेस बची हैं 6। इसी तरीके से यहां पे आ जाएगा, इसी तरीके से यहां पे आ जाएगा, इसी तरीके से यहां पे आ जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, 6 रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5। तो दिस इज द राइट आंसर ऑफ द फर्स्ट केस, डिजिट कैन बी रिपीटेड। ऑप्शन वो ऐसे भी दे सकता है, ऑप्शन इसको सॉल्व करके भी दे सकता है, दैट डिपेंड ऑन द एग्जामिनर। एग्जामिनर किस तरीके से ऑप्शन देता है। एक बार सेकंड केस कर लेते हैं सेम क्वेश्चन का। ठीक है, तो सेकंड केस में उसने बोला है कि डिजिट कैन नॉट बी रिपीटेड, तो 5 प्लेसेस रहेंगी। फाइन, 5 प्लेसेस रहेंगी, डिजिट कैन नॉट बी रिपीटेड। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं पहली प्लेस पे कुछ चेंज आएगा भी नहीं आएगा। तो रिपीटेड में भी सेम चॉइसेस आती हैं फर्स्ट प्लेस पे, और नॉन रिपीटेड में भी सेम चॉइसेस आती हैं फर्स्ट प्लेस पे। तो टोटल चॉइसेस आपके पास 6 थी, 6 में से एक नंबर यहां पे नहीं आ सकता है, बाकी 5 में से कोई भी आ सकता है। तो पहली प्लेस के लिए चॉइसेस बची हैं 5। नाउ सेकंड प्लेस ध्यान से करनी है भैया, नॉन रिपीटेड है, मतलब केस कौन सा है, सेकंड केस करा रहा हूं, फर्स्ट केस नहीं करा रहा हूं, सेकंड केस करा रहा हूं, डिजिट कैन नॉट बी रिपीटेड। तो जो नंबर यहां पे डाल दिया, एक तो वो नंबर खराब हो चुका है। जो नंबर मैंने यहां पे पुट कर दिया, भी यहां पे 2 डाला है, 5 डाला है, 7 डाला है, 3 डाला है, वो आपको नहीं पता है। एक नंबर जो मैंने यहां पे डाल दिया वो यहां पे नहीं आ सकता है, बाकी सारे नंबर आ सकते हैं। भाई 0 तो आ सकता है ना, 0 सेकंड प्लेस पे तो आ ही सकता है। फर्स्ट प्लेस की बात थी, फर्स्ट प्लेस पे नहीं आ सकता, बट सेकंड प्लेस पे तो आप डाल सकते हो ना। तो अब भी 6 में से खाली एक ही नंबर खराब हुआ है। कौन सा नंबर खराब हुआ है, जो आपने यहां पे पुट करा था। तो अगेन सेकंड प्लेस के लिए मेरे पास चॉइसेस बच जाएंगी 5। अब एक एक कम होगा, क्योंकि 6 नंबर इन टोटल थे, 2 नंबर खराब हो चुके हैं, तो यहां पे 4 आ गया, यहां पे 3 आ गया, यहां पे 2 आ गया। तो आंसर क्या मिल गया भाई, 555 ये आ गया, 600 इज द राइट आंसर। तो 600 केसेस बन जाएंगे नॉन रिपीटेड के, और रिपीटेड का मैंने अभी आपको कराया था। तो रिपीटेड, नॉन रिपीटेड डन, आपको समझ में आ चुका है। 0 वाला केस आपको समझ में आ चुका है। इसमें और थोड़ा सा क्वेश्चन बनाते हैं हार्ड। हाउ मेनी 4 डिजिट ऑड नंबर्स, बहुत ध्यान से, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो डिविजिबल 2 से नहीं होते हैं, या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके लास्ट में 1 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, 9 आता है। भी दिल्ली के बच्चों को पता होगा, यहां पे 2 बारी ऑड इवन का फंडा लग चुका है। फाइन, तो एक बार स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी 4 डिजिट ऑड नंबर्स आर पॉसिबल विद द डिजिट 0 1 2, ठीक है, 0 1 2 5 7 4। डिजिट कैन बी रिपीटेड एंड डिजिट कैन नॉट बी रिपीटेड। तो फर्स्ट केस एक बार स्टार्ट करते हैं, डिजिट कैन बी रिपीटेड। रिपीटिशन वाला केस ले लेते हैं, डिजिट जो है वो रिपीट कर सकती है। ठीक है, तो यहां पे एक चीज समझना, ठीक है, यहां पे एक चीज समझना भी, फर्स्ट प्लेस पे 0 के अलावा सब नंबर आ सकते हैं। रिपीटेशन वाला करा रहा हूं, नॉन रिपीटेशन वाला नहीं करा रहा हूं। फर्स्ट प्लेस पे 0 के अलावा सारे के सारे नंबर आप डाल सकते हो। तो यहां पे 5 चॉइसेस आपके पास बन चुकी हैं। सेकंड प्लेस पे भी 6 के 6 नंबर आ सकते हैं, भी 0 भी आ सकता है। रिपीटिशन वाला केस है, तो कोई भी नंबर रिपीट करेगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो टोटल चॉइसेस है 6, 6 के 6 नंबर आप यहां पे डाल सकते हो, और 6 के 6 नंबर यहां पे भी आ सकते हैं। बट लास्ट प्लेस के लिए उसने कंडीशन दे दी है, लास्ट प्लेस पे खाली ऑड नंबर आ सकते हैं, ऑड नंबर के अलावा आप इवन नंबर नहीं डाल सकते हो। तो ऑड नंबर कौन कौन से हुए, अभी 1 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। तो लास्ट प्लेस को मैं 3 तरीकों से भर सकता हूं। तो दिस इज द राइट आंसर। भाई बहुत ध्यान से सुनना, जिस प्लेस पे कंडीशन है उस कंडीशन के हिसाब से वो वाली प्लेस आपको भरनी है। ठीक है, उस कंडीशन के हिसाब से वो वाली प्लेस आपको भरनी है। ओके, तो यहां से आंसर क्या बन जाएगा, जो भी बनेगा इसको सॉल्व कर लेना। फाइन, जो भी बनेगा इसको सॉल्व कर लेना। ये वाला फंडा समझ में आया, अभी लास्ट प्लेस पे कंडीशन थी इसलिए यहां पे 3 नंबर आए हैं, अदरवाइज 6 के 6 आते। अगर ऑड नंबर वाली कंडीशन नहीं होती तो यहां पे 6 के 6 नंबर आते, 3 नहीं आते। कंडीशन ऑड नंबर की है, मेरे हाथ में खाली 3 ऑड नंबर है, 1 5 एंड 7, 9 नहीं है, 3 नहीं है। तो मैं 3 तरीकों से इस प्लेस को भर सकता हूं। फाइन, एक बार सेकंड केस स्टार्ट करते हैं। सेकंड केस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना गाइस, ठीक है, अगर आपके एग्जाम में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन आएंगे तो वो नॉन रिपीटिशन पे आएंगे भी। रिपीटिशन इज अ इजी वन, रिपीटिशन इजी है तो एग्जामिनर रिपीटिशन पे ज्यादा केसेस नहीं पूछता है, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछता है। क्वेश्चंस आते हैं तो वो नॉन रिपीटिशन पे ज्यादा आते हैं। ठीक है, अब यहां पे जब ये डिजिट कैन नॉट बी रिपीटेड, तो डिजिट कैन नॉट बी रिपीटेड में एक चीज ध्यान रखना, जिस प्लेस पे कंडीशन है, जिस प्लेस पे कंडीशन है वो वाली प्लेस की चॉइसेस सबसे पहले आपको निकालनी है। अगेन रिपीट कर रहा हूं भी, मैंने आपसे क्या कहा,
जिस प्लेस पे कंडीशन है उस प्लेस की चॉइसेस सबसे पहले आपको निकालनी है। जैसे यहां पे ऑड नंबर पूछा है ना, तो ऑड नंबर का मतलब क्या हो गया, लास्ट प्लेस पे कंडीशन है भाई, लास्ट प्लेस पे उसने बोला है, लास्ट प्लेस पे एक जो है भी उसने कंडीशन डाल दी है कि 1 आ सकता है, 5 आ सकता है, 3 आ सकता है, खाली ऑड नंबर आ सकता है। तो लास्ट वाली प्लेस को सबसे पहले आपको भरना है। भी कितने तरीकों से मैं लास्ट वाली प्लेस को भर सकता हूं, 1, 5 एंड 7, वी हैव 3 चॉइसेस फॉर द लास्ट प्लेस। तो 3 तरीकों से मैं लास्ट वाली प्लेस को भर सकता हूं। अब आ जाओ फर्स्ट प्लेस पे। अब मैं पहली प्लेस को कितने वेज से फिल कर सकता हूं। मेरे पास टोटल चॉइसेस थी 6, फाइन, इसमें किसको डाउट नहीं है अभी, मेरे पास टोटल चॉइसेस थी 6। केस कौन सा है, नॉन रिपीटिशन, रिपीट आप नहीं कर पाओगे नंबर्स को। तो 6 में से कितने नंबर्स खराब हुए हैं फर्स्ट प्लेस के लिए, आस्क योरसेल्फ। भाई पहली प्लेस पे 0 नहीं आ सकता है, केस कोई सा भी हो भाई, पहली प्लेस पे तो 0 आप ले ही नहीं पाओगे ना। और पहली प्लेस पे वो वाला नंबर भी नहीं आ सकता जो लास्ट प्लेस पे आपने डाल दिया है। भाई चीज समझ में आई या नहीं आई। पहली प्लेस पे जो यहां पे नंबर आपने पुट करा है, चाहे 1 करा हो, 5 करा हो, 7 करा हो, वो भी तो दोबारा रिपीट नहीं हो सकता, बिकॉज केस कौन सा है, नॉन रिपीटिशन। तो एक नंबर ये वाला खराब हुआ है और एक नंबर 0 भी खराब हुआ है, तो यहां पे चॉइसेस बची हैं आपके हाथ में 4। जस्ट इस तरीके से समझ जाना भी क्वेश्चन में ना, इस तरीके से समझ जाना भी टोटल चॉइसेस कितनी थी, उसमें से कितनी उस प्लेस पे नहीं आ सकती है। फाइन, ठीक है। नेक्स्ट प्लेस पे भी टोटल चॉइसेस 6 है। नेक्स्ट प्लेस पे कौन कौन से नंबर नहीं आ सकते भाई। नेक्स्ट प्लेस पे एक नंबर जो आपने यहां पे डाल दिया वो वाला आप रिपीट नहीं कर पाओगे। एक नंबर जो फर्स्ट प्लेस पे डाल दिया था उसको भी दोबारा रिपीट नहीं कर पाओगे। भाई बाकी सब तो आ सकते हैं भाई, 0 तो सेकंड प्लेस पे आ सकता है, तो यहां पे चॉइसेस बची आपके पास 4, फिर एक कम कितनी हो जाएंगी। तो दिस इज द आंसर फॉर द नॉन रिपीटिशन। भाई दिस इज द इंपॉर्टेंट केस। अगर समझ में नहीं आया तो इसको दोबारा देखो, इस वाले क्वेश्चन को मत छोड़ना। यहां से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट द कॉम्बिनेशन पार्ट। कॉम्बिनेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन इज लाइक अ सिलेक्शन। हाँ, यहां पे एक फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, सी वाला। कॉम्बिनेशन इज अ सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब क्या हो गया, अभी 10 बच्चों की क्लास है, लेट्स सपोज 10 स्टूडेंट्स है क्लास में, उसमें से मेरे को 2 बच्चे निकालने हैं, 2 बच्चे चुनने हैं, तो कितने तरीकों से मैं 2 बच्चों को चूज कर सकता हूं भाई, ये है सारा खेल, ये है इसका क्वेश्चन। 10 स्टूडेंट्स की क्लास है, 50 स्टूडेंट्स की क्लास है, 100 स्टूडेंट्स की क्लास है, उसमें से मेरे को कुछ स्टूडेंट चाहिए। फाइन, 10 स्टूडेंट्स की क्लास है, उसमें से मेरे को 2 बच्चे निकालने हैं, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 10C2। अभी भाई घबराओ मत, मैं सी आपको समझा दूंगा भी व्हाट इज दिस सी, ठीक है। सी इज द सिंबल फॉर द सिलेक्शन, सी इज द बेसिकली सिंबल फॉर द कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो 10C2 समझ में आया। अभी इतने बच्चों की क्लास थी और इतने बच्चे निकालने हैं, जितने निकालने हैं वो यहां पे आएंगे, जितनों में से निकालने हैं वो यहां पे आएगा, ठीक है। तो एक बार सी मैं बता देता हूं, NCR होता है, दिस इज एन एंड दिस इज आर। n बच्चों में से r बच्चे बाहर निकालने हैं, तो NCR क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल एंड n माइनस r फैक्टोरियल। इसको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं बन सकता है, जस्ट क्रैम इट, इसको याद कर लो। NCR जैसे 10C2 है, तो 10C2 को मैं अगर खोलता हूं तो क्या आ जाएगा, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एंड मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको फैक्टोरियल का मतलब नहीं पता होगा। दिस इज द सिंबल फॉर द फैक्टोरियल, फैक्टोरियल की स्पेलिंग ये है, दिस इज द सिंबल फॉर द फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, अगर मैं किसी भी नंबर के आगे फैक्टोरियल लगा देता हूं, ठीक है। फैक्टोरियल इज लाइक अ प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन जो हमने 4 पढ़े थे, उसके अलावा एक होता है फैक्टोरियल, ठीक है। तो 3 फैक्टोरियल इज नॉट अ 3, ठीक है। 3 फैक्टोरियल की जो वैल्यू आएगी वो कैसे निकालनी है, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। तो किसी भी नंबर के आगे अगर फैक्टोरियल लग जाता है, जैसे 10 फैक्टोरियल लगा दिया, तो 10 की मल्टीप्लाई करनी है 10 के पीछे पीछे भी जितने भी नंबर्स हैं 1 तक, उन सारे नंबर्स की मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो 10 फैक्टोरियल की वैल्यू है। यानी कि 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई कहां तक, 1 तक। तो सबको मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर बनेगा, दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ 10 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू आप जो है सॉल्व कर सकते हो, क्या आ जाएगा, 6। 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, ठीक। तो ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद करना पड़ेगा फॉर द कॉम्बिनेशन पार्ट। NCR, 10 बच्चों में से 2 बच्चे बाहर निकालने, 10C2। 20 बच्चों में से 4 बच्चे बाहर निकालने, 10C4 बन जाएगा, सॉरी उसका क्या बन जाएगा, 20C4, ठीक है। तो एक बार ही देख लेते हैं इसको फर्दर मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूं, 10C2 आपको सॉल्व करना था ना, तो एक बार ही देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करोगे आप। तो 10C2 का मतलब क्या होगा, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एंड 10 माइनस 2 फैक्टोरियल।
ठीक है, तो ऊपर लिख लेते हैं 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 2 क्या हो गया 8 फैक्टोरियल। अब एक चीज ध्यान देना, जो भी डिनोमिनेटर में लार्जर फैक्टोरियल है, जैसे यहाँ पे एक तो 2 फैक्टोरियल है और एक जो है 8 फैक्टोरियल है, तो 10 को 8 तक खोल दो, मतलब जो भी लार्जर वाला फैक्टोरियल है, जो ऊपर न्यूमरेटर में जो नंबर है उसको लार्जर वाले फैक्टोरियल तक ओपन करना है, मतलब 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल छोड़ दो इसको ऐसे। फाइन, नीचे क्या आ गया 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कट जाएगा, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी भी 2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आ गया 2, तो 2 से इसको काट दोगे 5 आ जाएगा, आंसर क्या आ गया 45। इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी भी, इसका कोई डायरेक्ट छू मंतर नहीं बन सकता है कि मैं कुछ बता दूं और फट से आंसर आ जाए, ये इतना सॉल्व करना ही पड़ेगा, मतलब 10C2 आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, ये इतना दिमाग लगाना ही पड़ेगा, आंसर 45 आपको लाना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार, इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं भी, परमुटेशन सॉरी जो नेक्स्ट पार्ट है कॉम्बिनेशन पे। ठीक है, in how many ways 3 boys and 2 girls selected from a group of 5 boys and 4 girls, यानी कि 5 लड़के और 4 गर्ल्स, 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स का ग्रुप है, 5 बॉयज में से 5 बॉयज में से मेरे को 3 बॉयज चूज करने हैं, और साथ के साथ यहाँ पे क्या दिया है एंड दिया है ना, 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ पे एंड आ सकता है और एक और अरे आ सकता है, तो यहाँ पे एंड दिया है, तो एंड का मतलब क्या हो गया, मेरे को साथ के साथ 2 गर्ल्स भी निकालनी है। ठीक है, साथ के साथ 2 गर्ल्स भी निकालने, अगर यहाँ पे और देता तो उसका मतलब क्या बन जाता, 3 बॉयज निकाल लो या फिर 2 गर्ल्स निकाल लो, भाई 3 बॉयज से भी काम चल जाएगा, 2 गर्ल्स से भी काम चल जाएगा। अब यहाँ पे जो है 3 बॉयज के साथ साथ 2 गर्ल्स भी चाहिए बिकॉज यहाँ पे एंड दिया है। ठीक है, तो इजी है, 5 बॉयज में से 3 बॉयज निकालने हैं तो क्या हो जाएगा 5C3, और 4 गर्ल्स में से 2 गर्ल्स निकालनी है तो आंसर क्या बन जाएगा 4C2। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में एंड दिया होगा तो एंड के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है, अगर क्वेश्चन में और दिया होता तो इसको प्लस कर देते, डेट्स ऑल, और के साथ प्लस लगाना है और एंड के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है, तो ये जो है 2 तरीकों से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो 5C3 की जो वैल्यू बन जाएगी क्या बन जाएगी 10, 4C2 की जो वैल्यू बन जाएगी क्या बन जाएगी 6, तो यहां से जो है आंसर क्या मिल जाएगा 10 6 जा 60 इज द राइट आंसर। 60 वेज में मैं उसको सॉल्व कर सकता हूं भाई, ये मैंने प्रैक्टिस कर रखी है, तो मेरे को याद है कि 5C3 क्या होता है, 5C2 क्या होता है, 4C2 क्या होता है, इतने याद कर लेना भी। ठीक है, 5C1 याद कर लेना, 5C2 5C3 फाइन, 4C2 ये मोस्ट कॉमन बता रहा हूं मैं, जो ज्यादातर आपके एग्जाम में आएंगे, 6 तक आ सकता है, 6C2 आ सकता है, 6C3 मोस्ट कॉमन है। ठीक है, 6C3 बहुत ज्यादा आता है, 7 तक नहीं आएगा कि 7C2 आपको जल्दी से सॉल्व करना पड़े, तो आंसर क्या मिल गया अभी 60। ठीक है, 5C3 इज 10 एंड 4C2 इज 6। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। इन अ पार्टी देयर आर 10 पर्सन्स, भाई ये सबको पता होगा क्वेश्चन जो हैंडशेक वाला है। ठीक है, अगर किसी ने भी आज तक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की प्रैक्टिस की है तो ये क्वेश्चन जरूर उसने सॉल्व किया होगा, हैंडशेक। तो इन अ पार्टी देयर आर 10 पर्सन्स, तो 10 पर्सन से हाउ मेनी हैंडशेक्स आर पॉसिबल इफ एवरी पर्सन हैंडशेक विद एवरी अदर पर्सन वंस, मतलब हर एक आदमी, भाई 10 पर्सन है, हर एक आदमी जो है हर एक बंदे से हैंडशेक करता है और एक ही बार ही करता है। ठीक है, ओनली वन टाइम। अब इसमें भी उल्टे हाथ से हैंडशेक मत ले लेना, कभी वो दोनों हाथ से हैंडशेक कर रहे हैं, दैट वोंट बी द पॉसिबल केस, वो अपने राइट हैंड से ही हैंडशेक करेंगे, जो जनरली हैंडशेक करते हैं उसी तरीके से हैंडशेक करेंगे, वो गैंग वॉर वाला, वो भी कौन सा था, गैंगमैन वाला वो स्टाइल नहीं है। ठीक है, तो राइट टू राइट हैंडशेक है। तो यहाँ पे देखते हैं अभी 10 पर्सन है, मैं एक बार इसका कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसके पीछे की जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, लेट्स सपोज यहाँ पे 3 पर्सन ले लेते हैं। ठीक है, छोटा बना देते हैं क्वेश्चन, 3 पर्सन ले लेते हैं ABC। ठीक है, तो A जो है वो B के साथ हैंडशेक कर लेगा। अब अगर A ने B के साथ हैंडशेक कर लिया तो A का भी एक हैंडशेक हो चुका है और B का भी एक हैंडशेक हो चुका है, B दोबारा A के साथ हैंडशेक नहीं करेगा। भाई अगर मैंने आपके साथ हैंडशेक करा है तो वो आपका भी काउंट हुआ है और मेरा भी काउंट हुआ है, तो A ने B के साथ कर लिया और A ने जो है वो C के साथ भी कर लिया। फाइन, तो एक केस तो ये बन गया, मतलब 2 केस ये बन गए। A ने जो है B के साथ कर लिया, C के साथ कर लिया, तो 2 हैंडशेक अभी तक हो चुके हैं। फिर B जो है वो C के साथ कर लेगा, क्योंकि B ने A के साथ पहले ही जो है हैंडशेक कर चुका है। B A के साथ पहले ही हैंडशेक कर चुका है, तो B के लिए हैंडशेक बचा है खाली एक C। अब C के लिए कोई भी हैंडशेक नहीं बचा है, बिकॉज C ने B के साथ भी कर लिया है और C ने जो है A के साथ भी कर लिया है, तो देयर आर 3 हैंडशेक आर पॉसिबल। सो ऐसे जो है करके 3 हैंडशेक हुए हैं। इसका शॉर्टकट क्या बन सकता है, भाई हैंडशेक करने के लिए मेरे को 2 हैंड चाहिए। क्यों? हैंडशेक करने के लिए मेरे को दो हैंड चाहिए। अब इस 3 पर्सन्स वाले में भी 3 हैंड थे इन टोटल। अगर मैं राइट वाला केस ले रहा हूं कि राइट हैंड से ही हैंडशेक करेंगे,
तो टोटल आपके पास 3 हैंड से जिसमें से 2 हैंड चाहिए, तो आंसर क्या बन गया 3C2 बना नहीं बना, 3C2 जब सॉल्व करोगे तो आंसर क्या मिल जाएगा 3 इज द राइट आंसर। तो यहां पे 10 पर्सन्स थे, यहां पे 10 पर्सन्स थे, तो 10 में से 2 हैंड आपको चाहिए, तो आंसर क्या मिल गया 10C2 इज द राइट आंसर। जितने भी पर्सन्स हैं उसमें से 2 आपको चूज करने हैं ऑलवेज। यहां पे अगर वो n पर्सन्स भी दे सकता जो है देता है तो आंसर क्या मिल जाएगा NC2 इज द राइट आंसर बी, दैट्स ऑल। हमेशा नीचे क्या आएगा भी 2 आएगा, और यहां पे नंबर ऑफ पर्सन्स आएंगे। अगर पार्टी में 50 पर्सन्स है तो हैंडशेक होंगे 50C2, फाइन। तो यहां पे 10C2 अगर सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 45। हमने जो है लास्ट टू लास्ट उसमें स्लाइड में किया था, आंसर विल बी 45, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये वाला ट्राइंगल्स और डायगोनल्स वाला क्वेश्चन बनता है, ठीक है। हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी मेड बाय जॉइनिंग द वर्टिसेस ऑफ द हेक्सागन, या हाउ मेनी डायगोनल्स कैन बी मेड बाय जॉइनिंग द वर्टिसेस ऑफ द हेक्सागन। इसके फॉर्मुलेज हैं, बट फॉर्मुलेज वो कैसे बनते हैं वो एक बार मैं बता देता हूँ। भाई हेक्सागन है तो हेक्सागन के जो है 6 साइड रहती हैं, तो वर्टेक्स भी उसके 6 रहेंगे, यानी कि जो वर्टिसेस होंगी वो भी उसकी 6 होंगी। दीज आर कॉल्ड एज द वर्टिसेस। तो ये हेक्सागन है। अब सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। भाई ट्राइंगल बनाने के लिए मेरे को वर्टिसेस चाहिए 3। भाई ट्राइंगल की शेप ये है ना, तो 3 वर्टिसेस आपको चाहिए। एक वर्टिस ये आ गई, एक वर्टिस ये आ गई, और एक जो है वर्टेक्स ये आ गई। तो टोटल मेरे को 3 वर्टेक्स चाहिए। टोटल आपके पास इन टोटल 6 वर्टेक्स हैं, तो 6 में से 3 चूज करनी है आपको। भाई 6 में से 3 चूज करनी है, तो आंसर क्या बन गया 63 इज द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन भी मैं जो है कॉम्बिनेशन की हेल्प से जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। भाई 3 वर्टेक्स चाहिए ना, कभी भी अगर चूजिंग वाला क्वेश्चन आ गया ना, अभी आपको इतने सारे लोग दिए हैं उसमें से कुछ निकालने हैं, तो निकालने वाला केस अगर आ गया तो ऑलवेज यूज सी, यानी कि कॉम्बिनेशन। 63 इज द राइट आंसर। 63 सॉल्व करोगे तो आंसर मिल जाएगा 20। सो 20 नहीं आएगा, एक बार सॉल्व कर लेते हैं। चलो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 6 माइनस 3 फैक्टोरियल इज व्हाट 3 फैक्टोरियल। 6 को 3 तक खोल देते हैं। 6 5 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू जो है वो क्या होती है 6, तो 6 से 6 कट जाएगा। हाँ, आंसर इज 20, ठीक है, फाइन, आंसर विल बी 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी डायगोनल्स कैन बी मेड बाय जॉइनिंग द वर्टिसेस ऑफ द हेक्सागन। तो अगेन सेम क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन कौन सा है, डायगोनल्स का है। तो एक वर्टेक्स, एक हेक्सागन बना दिया। हेक्सागन के वर्टिसेस को ज्वाइन करने के बाद आपको डायगोनल्स तैयार करने हैं। नाउ डायगोनल्स सबसे पहले मैं बता देता हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय डायगोनल। अगर मैं स्क्वायर की बात करता हूं, लेट्स सपोज एक स्क्वायर ले लेते हैं जिसमें वर्टेक्स 4 है, फाइन, जिसमें वर्टेक्स जो है वो 4 दिए हैं आपको। डायगोनल्स एक चीज तो क्लियर है, डायगोनल इज अ लाइन। तो लाइन जो वो तैयार होती है वो बाय जॉइनिंग 2 वर्टिसेस। 2 वर्टिसेस को जोड़ते हो तो एक डायगोनल तैयार होता है। तो यहां पे टोटल वर्टिसेस आपके पास 4 हैं। भाई स्क्वायर पे आ जाओ, अभी मैं हेक्सागन नहीं आपको समझा रहा हूं, स्क्वायर पे आ जाओ। स्क्वायर पे टोटल वर्टिसेस आपके पास 4 हैं। 4 में से मेरे को 2 चूज करनी है। भाई ये चीज समझ में आई, 4 में से मेरे को 2 चूज करनी है, तो आंसर क्या मिलना चाहिए 6। बट स्क्वायर के डायगोनल होते हैं 2 भी, एक डायगोनल ये है, एक डायगोनल ये है। तो दिस इज ऑल्सो द लाइन बाय जॉइनिंग 2 वर्टिसेस। ये जो लाइन बनी है भाई, जहां पे मेरी जो है भाई ये है पेन है, ये भी एक लाइन है जो 2 वर्टेक्स को मिला के बनी है, बट दिस इज कॉल्ड एज लाइन, नॉट द डायगोनल। तो ये जो एडजेसेंट वाले जो पॉइंट्स हैं, जो एडजेसेंट वाले वर्टिसेस हैं, इनको जोड़ते हो, इनको जो है ज्वाइन करते हो, तो इनको ज्वाइन करोगे तो ये डायगोनल नहीं कहलाएंगे। डायगोनल हमेशा जो है एडजेसेंट वर्टिसेस के अलावा जो वर्टिसेस हैं उनको कंबाइन करने के बाद, उनको ज्वाइन करने के बाद जो है डायगोनल बोलते हैं। तो इसमें से मेरे को ये जो 4 लाइनें हैं, ये 4 लाइनें माइनस करनी पड़ेगी, तो आंसर क्या बनेगा 2 डायगोनल इज द राइट आंसर। एक चीज को समझ में आई या नहीं आई? मतलब यहां पे अगर मैं हेक्सागन का आंसर निकालता हूं, भाई हेक्सागन में टोटल 6 पॉइंट है, तो यहां पे ले लेंगे 62। 62 में एक आंसर आपको मिल चुका है, मतलब 62 में से आपको कितना माइनस करना पड़ेगा? 62 में से माइनस भी तो करना पड़ेगा ना, ये माइनस करनी पड़ेंगी नंबर ऑफ लाइंस। भाई ये भी जो है इसमें काउंट हुआ है, बट ये डायगोनल नहीं कहलाएगा ना भाई। डायगोनल ये डायगोनल है, दिस इज द डायगोनल, मतलब बाकी किसी भी वर्टेक्स को ज्वाइन करोगे तो बन जाएगा डायगोनल, बट एडजेसेंट वर्टिसेस को ज्वाइन करोगे तो वो डायगोनल नहीं कहलाएगा। तो ये 6 माइनस करना पड़ेगा, तो दिस इज द राइट आंसर। मतलब अगर इसका फॉर्मूला बनाना है तो फॉर्मूला बना दो, NC2 माइनस N इज द राइट आंसर। ये अरे इसका सही फॉर्मूला है, N क्या है? नंबर ऑफ
लाइंस, यानी कि नंबर ऑफ वर्टिसेस। वर्टिसेस बोल लो या लाइंस बोल लो, बात एक ही है। नंबर ऑफ लाइंस, हेक्सागन में 6 लाइंस होती हैं तो n की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 6 बन जाएगी। स्क्वायर में 4 लाइनें होती हैं तो n की वैल्यू क्या बन जाएगी, 4 बन जाएगी। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका है कि इसके जो ये बनाया गया था फॉर्मूला, ये किस तरीके से बनाया गया है। ठीक है, एक बार नेक्स्ट देखते हैं। वाले क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, इन हाउ मेनी वेज 4 हिंदी बुक्स एंड 6 इंग्लिश बुक्स कैन बी अरेंज इन अ रो। मतलब एक रो में आपको ये जो भाई 10 बुक्स हैं अरेंज करनी है, जिसमें से 4 हिंदी की है और 6 इंग्लिश की है। ये चारों डिफरेंट डिफरेंट हिंदी की है, यानी कि इसको इस तरीके से समझ लो, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4, लाइक इन अ रो सच दैट नो टू हिंदी बुक्स पे, यहाँ पे बुक्स लिख लो, नो टू हिंदी बुक्स कुड बी टुगेदर। मतलब कोई भी दो हिंदी की बुक साथ में नहीं आनी चाहिए, कोई भी 2 हिंदी की बुक साथ में नहीं आनी चाहिए, कैसे भी नहीं आनी चाहिए। कोई भी 2 हिंदी की बुक साथ में नहीं आ सकती, इंग्लिश की साथ में आ सकती है। इंग्लिश पे कंडीशन नहीं है अभी, इंग्लिश पे कंडीशन नहीं है। कंडीशन किस पे है, खाली हिंदी की बुक्स पर है कि कोई भी 2 हिंदी की बुक साथ में नहीं आ सकती। ना इसमें मैं थोड़ा हिंट आपको दे देता हूं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन खुद से एक बार ट्राई करना, ठीक है, कि कहां तक पहुंच पाते हो या कहां तक दिमाग चलता है। नाउ दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द परमुटेशन प्लस कॉम्बिनेशन। मतलब परमुटेशन जो हमने किया था और जो कॉम्बिनेशन किया था, दोनों का मिक्सअप ये वाला क्वेश्चन है। RS अग्रवाल की जो बुक है उसमें जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन की एक्सरसाइज है, उसमें लास्ट में एक इस टाइप का क्वेश्चन दिया है, वो बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, जिसमें 22 इंग्लिश की बुक्स थी शायद, मेरे को एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, बट वो बच्चे बहुत ज्यादा डाउट पूछते हैं, सर ये वाला बताओ, ये वाला बताओ, ये वाला बताओ। नाउ इट इज अ इजी क्वेश्चन, ठीक है, तो यू डोंट नीड टू लर्न एनी फॉर्मूला, ठीक है, इट इज अ इजी काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक चीज समझना, ठीक है, यहाँ पे एक चीज समझना भाई, इंग्लिश की बुक पे तो कोई भी कंडीशन नहीं है ना, इंग्लिश की बुक्स पे कोई भी कंडीशन नहीं है, तो सबसे पहले इंग्लिश की बुक्स को बैठा लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा इंग्लिश 1, एक गैप यहाँ पे छोड़ देते हैं, एक गैप यहाँ पे छोड़ देते हैं। गैप का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एक बुक भर सकते हो आप, यहाँ पे 2 बुक नहीं आ सकती हैं, यहाँ पे 1 बुक आ सकती है। एक गैप का मतलब 1 बुक, इसको दिमाग में रखना भी, इसका यूज है बाद में। यहाँ पे डाल देते हैं इंग्लिश 2, देन गैप, यहाँ पे आ गया इंग्लिश 3, देन गैप, यहाँ पे आ गया इंग्लिश 4, देन ऑल्सो गैप, इंग्लिश 5, देन गैप, और यहाँ पे आ गया इंग्लिश 6, देन गैप। तो उसने बोला कि जो 4 हिंदी की बुक है, अब हिंदी की बुक आपको इस तरीके से बिठानी है कि कोई भी 2 हिंदी की बुक साथ में ना आए। मतलब हर एक 2 हिंदी की बुक में कम से कम बीच में एक इंग्लिश की बुक आपको मिलनी ही मिलनी चाहिए। भाई वो वाले केसेस नहीं चाहिए जिसमें हिंदी 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 आ गया, वो वाले केसेस नहीं चलेंगे। कम से कम एक ना एक इंग्लिश की बुक रहनी चाहिए किन्हीं भी 2 हिंदी की बुक के बीच में। इसका मतलब ये हुआ। तो यहां पे अगर आप देखते हो, इंग्लिश की बुक अगर मैं बैठा देता हूं, इंग्लिश यहां पे डल गया 6, मतलब 6 इंग्लिश की बुक थी तो 6 इंग्लिश मैंने प्लेस कर दी। तो यहां पे अगर आप देखते हो तो टोटल आपके पास जब 6 इंग्लिश की बुक आपने बिठा दी है तो गैप बने हैं 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब ये जो गैप है, किन्हीं भी 2 गैप के बीच में कम से कम एक ना एक इंग्लिश की बुक है। भाई अगर आप ये दोनों गैप देखते हो तो इंग्लिश की बुक है, ये दोनों गैप देखते हो तो इंग्लिश की बुक 2 है, अगर ये वाला और ये वाला गैप देखते हो तो इंग्लिश की बुक 3 है। मतलब किन्हीं भी 2 गैप के बीच में, किन्हीं भी दो गैप के बीच में कम से कम एक ना एक इंग्लिश की बुक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, भी ये जो 7 गैप्स हैं, ये जो 7 गैप्स हैं, इन 7 गैप्स में से आपको 4 गैप ऐसे चुनने हैं जिसपे आप हिंदी की बुक बिठा सको। चीज समझ में, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। भाई 7 टोटल गैप्स थे, 7 गैप में से आपको ऐसे 4 गैप चुनने, भी कोई से भी 4 गैप चुन लो, उसमें कुछ भी 1% का फर्क नहीं पड़ेगा। मैं थोड़ा सा एग्जांपल देके आपको बता देता हूं। भाई लेट सपोज हिंदी की बुक मैंने यहां पे डाल दी एक, दूसरी यहां पे डाल दी, तीसरी यहां पे डाल दी और चौथी यहां पे डाल दी, तो अभी भी कोई भी 2 हिंदी की बुक में, कोई भी 2 हिंदी की बुक साथ में नहीं है। भाई किन्हीं भी 2 हिंदी की बुक के बीच में कम से कम एक ना एक इंग्लिश की बुक है। भाई चलो ये वाला केस नहीं समझ में आ रहा तो यहां पे डाल दो, भी ये हिंदी है, ये हिंदी है, ये हिंदी और ये हिंदी है, तो मैंने हिंदी ऐसे डाल दी। अगर ऐसे भी आप डालते हो बराबर बराबर में, तो अब भी कम से कम एक ना एक इंग्लिश की बुक तो हर एक 2 हिंदी की बुक के बीच में है। तो मैं यही समझा रहा हूं आपको, ये जो 7 गैप्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन 7 गैप में से कोई से भी 4 गैप आप चूज कर लो, वो कभी भी साथ में नहीं आ सकते। तो 7 में से 4 गैप आपको चूज करने हैं, तो आंसर क्या बन जाएगा, 7C4। बट इसमें जो केस है वो क्या है, ये हिंदी की बुक आपस में भी रीअरेंज कर सकती हैं। भाई ये वाली लेट सपोज हिंदी 1 है, ये हिंदी 2 है, तो हिंदी 2 उठ के यहां भी जा सकती है, हिंदी 1 उठ के यहां भी आ सकती है, तो ये आपस में भी घूम सकते हैं। तो आपस में घुमाने के लिए इनको 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको याद कर लेना, ठीक है। आपस में अगर रीअरेंज कराना है,
अगर 4 हिंदी की बुक्स को आपस में रीअरेंज कराना है तो उसका रीअरेंज का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 4 फैक्टोरियल, डेट्स ऑल। 6 इंग्लिश की बुक्स को आपस में रीअरेंज कराना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 6 फैक्टोरियल, डेट्स ऑल। तो यहां पे 4 हिंदी की बुक आपस में घूम सकती हैं और ये जो 6 हिंदी की बुक है ये भी आपस में घूम सकती है, यहां पे क्या आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल। नाउ दिस इज द कंप्लीट आंसर। दिस वाज द पार्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन एंड दिस वाज द पार्ट ऑफ द परमुटेशन। परमुटेशन कॉम्बिनेशन कंबाइन करने के बाद ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। चीज समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, बहुत ध्यान से भी, ये मैं मानता हूं क्वेश्चन हार्ड है, ये एक बारी में समझ में नहीं आता है, इसको दोबारा चेक करना, समझ में आ जाएगा आपको। तो यहां पे सिंपल सा केस है ना भाई, इस चीज को समझो भी, 7 गैप्स हैं, 7 गैप्स है, इसमें सारे वो वाले केसेस कवर्ड हो चुके हैं। सारे केसेस कोई भी आप जो है बना के देख लो, इस वाले केस में सारे केसेस कवर्ड हो चुके हैं। यहां भी हिंदी की बुक डाल दी है, यहां भी डाल दी है, यहां पे भी डाल दी है, यहां पे भी डाल दी है, मतलब 7 गैप्स हैं। 7 गैप में से कोई भी 4 गैप चुनोगे तो वो कभी भी बराबर बराबर में नहीं आ सकते हैं, बिकॉज कम से कम एक ना एक इंग्लिश की बुक उन दोनों गैप के बीच में आपको मिलेगी मिलेगी। चीज समझ में आई? ठीक है, इसका शॉर्टकट एक बार देख लेते हैं, मतलब ये चार्ट नहीं भी बनाओगे तब भी काम चल जाएगा। यहां पे टोटल आपके पास 6 इंग्लिश की बुक थी, 6 बुक्स थी, तो एम्प्टी गैप्स बनेंगे 7। चीज भाई समझ लेना, जो यहां पे कम बुक्स रहेंगी ना, जैसे 4 हिंदी की बुक है, 4 इज अ लेसर नंबर देन 6, तो जो भी कम बुक रहेंगी उस पे वो कंडीशन देगा कि साथ में नहीं आ सकती। इंग्लिश की बुक 2 तो साथ में आएंगी क्योंकि हिंदी की बुक कम है, तो डोंट वरी, वो कभी भी ऐसा नहीं कहेगा कि इंग्लिश की बुक साथ में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश की बुक ज्यादा है। अगर हिंदी की बुक ज्यादा होती तो वो कंडीशन डाल देता कि नो टू इंग्लिश बुक कुड बी टुगेदर, कोई भी 2 इंग्लिश की बुक साथ में नहीं आनी चाहिए। तो जो भी कम बुक रहेंगी उस पर कंडीशन रहेगी। तो जो भी ज्यादा बुक्स हैं, जैसे इंग्लिश की ज्यादा बुक्स थी तो इससे 1 बढ़ा दो, इतने गैप मिल जाएंगे आपको। इन गैप में से 4 गैप आपको चूज करने, बिकॉज 4 हिंदी की बुक्स थी, 4 गैप आपको चूज करने हैं और मल्टीप्लाई किससे करना है, हिंदी की बुक से 4 फैक्टोरियल, देन मल्टीप्लाई किससे करना है, इंग्लिश की बुक से 6 फैक्टोरियल, बिकॉज इंग्लिश की बुक आपस में रीअरेंज कर सकती हैं और हिंदी की बुक भी आपस में रीअरेंज कर सकती हैं। फाइन, तो यहां पे दिस इज द राइट आंसर। फाइन, इसके अलावा कोई भी आपको डाउट हो तो मेरे से जो कमेंट्स में पूछ सकते हो आप। फाइन, एंड थैंक्स अ लॉट गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।